ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा इसमें देखें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, शायद आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, बेंट रूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, बेंट रूल। ठीक है। तो देखो, इसमें आप बहुत हद तक इससे वाकिफ भी होंगे। बेंट रूल होता क्या है, ठीक है। तो बेंट रूल के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, इसका एक दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो बेंट रूल समझने से पहले मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ कि बेंट रूल बेसिकली बोलता क्या है और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। तो बेंट रूल का बोलना क्या है, बेंट रूल आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हमेशा उसका टेंडेंसी होता है बॉन्ड फॉर्म करने का किसके साथ, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है। तो मैं अगर इसके बारे में आपको बोलूं तो इसके बारे में आप सबसे पहला चीज क्या बोल सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज tendency to combine with किसके साथ, टू कंबाइन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आपको बेंट रूल का स्टेटमेंट होता है, लेकिन आप ये चीज स्टेटमेंट जो आपको लिखा है आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो किसके साथ कंबाइन होना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। और अगर कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो किसके साथ कंबाइन होना चाहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो मैं अब बोलोगे कि ठीक है सर, ये तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया कि, लेकिन अब बेंट रूल का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो इसका एक अगर स्टेटमेंट देखोगे तो इसका स्टेटमेंट भी मैं आपके लिए रेडी रखा हूं। ठीक है। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, कोशिश करना कि आप भी इसको समझ लें। ठीक है। तो इस केस में आपको बोलना क्या रहता है ना, इसका जो बेंट रूल का स्टेटमेंट होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms is present in the orbital whose percentage s character is small। और अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो दोनों कहानी जो है ना आपको एक चीज दिखेगा। तो मतलब इनका पहला कहना क्या है कि आपको जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। या फिर इसको एक और वर्ड में बोला जा सकता है कि प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल हुज परसेंटेज पी कैरेक्टर इज मोर। शायद आप समझ रहे होगे, तो दोनों आपको रिलेवेंट वर्ड ही हैं। अगर परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो परसेंटेज कैरेक्टर उस ऑर्बिटल का ज्यादा होगा, तो दोनों कहानी है। या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसका एक और एप्लीकेशन के नाम से बेंट रूल को जानते हैं कि if more electronegative atom is connected to the orbital अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर किसी ऑर्बिटल में कनेक्टेड हो देन परसेंटेज एस कैरेक्टर of the orbital decreases तो ये अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना तो ये दोनों जो आपको स्टेटमेंट बोला ना, तो दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपके क्या है, सेम है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपको इसका एप्लीकेशन के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो आपको अभी तक मैं
यही सिंपल सा बात होता है कि आपको बेंट रूल क्या बोलता है कि पहला बात कि ये अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसी ऑर्बिटल में कनेक्ट होगा जिसका परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, या फिर उल्टा हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो उस ऑर्बिटल में कनेक्ट होना चाहिए जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, या फिर उसका परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या है, कम है। ये दोनों आपको एक ही चीज है, ठीक है। तो उसी को हम लोग इस दो फॉर्म में, उसी को अगर आप देखोगे तो इस दो फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात है कि ठीक है, मतलब समझ ले कि बेंट रूल का डेफिनेशन क्या है, ये भी बल्ले पड़ गया, इसका यूज क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका देखते हैं कि आखिर आपको एप्लीकेशन क्या है। तो इसका सबसे पहला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल, एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल, ठीक है। बड़ा सिंपल से एप्लीकेशन है और बेसिकली हम लोग दो एप्लीकेशन को डील करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को भी यहाँ पे भी डील कर लेंगे। तो देखो सबसे पहला चीज क्या है, पहला एप्लीकेशन क्या होता है, टू डिटरमाइन द actual structure of the molecule। अब बोलोगे कि यार कि सर मतलब ये कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि आपको ये एक एग्जांपल दिया गया कि आपको बताना है कि आपको P आपको F2 या फिर मान के चलो कि इस केस में आपको बोला जाए PF3 Cl2 का आपको स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर आखिर इसका कैसा होगा। एक तो ये तरीका है कि मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, एक है मैं कि आपको बेंट रूल के रेफरेंस में इसको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। अब एक चीज आपको क्या है ना, एक ध्यान रखना यहाँ पे, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि आपको इसका ना हाइब्रिडाइजेशन आपको PF3 Cl2 को देखना पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या होता है, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप आराम से कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आता हुआ नजर आएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, आपको sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो अब आपको यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको बताऊं। देखो आपको क्या आता है ना, sp3 का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो मान के चलो ये अगर मैं p ले लिया तो sp3 का स्ट्रक्चर के साथ है, ये आपको है एक प्लेन वाला, ये आपको प्लेन वाला पार्ट, शायद आप ये एग्री करते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग और दो बना लें तो एक हमारा पार्ट कौन सा होता है, ये ऊपर का पार्ट, और ये हमारा कौन सा होता है, नीचे का पार्ट। बोलोगे बात सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अब बेंट रूल कभी कभी आपको शायद पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये बेंट रूल में वो आपको कभी कभी फेल होता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। कैसे फेल होता हुआ दिखा अभी हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक कौन सा होता है आपको, एक होता है इसमें sp2, और एक को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसके साथ, pd के साथ। शायद आप अगर इसको जोड़ोगे दोनों को तो sp3d होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बोलोगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको पता है कि अगर ये आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। बड़ा सिंपल सा देखोगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, एक दो बात बता रहा हूँ। शायद आप ये एग्री करोगे कि ये जो आपको रेड वाला जो आपको लाइट दिख रहा है, ये रेड लाइट दिख रहा है, एग्जैक्टली ये रेड वाला जो पार्ट है ये कैसा आपको ट्राइगोनल प्लेनर है। ये क्या है आपको ट्राइगोनल प्लेनर है, ये तो आप समझ ही रहे हो। और अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो आप समझ रहे हो कि ये एग्जैक्टली जो आपको टीबीपी स्ट्रक्चर दिख रहा है, टीबीपी स्ट्रक्चर में ये जो प्लेनर वाला रेड वाला पार्ट है, इसमें किस हाइब्रिडाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है, यानी ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, sp2। तो शायद आप एग्री करोगे कि यार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो होता है ये आपको एग्जैक्टली दो कंपोनेंट का मिक्स होता है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक आपको pd ऑर्बिटल्स का।
बोलो बात सही है। क्यों? क्योंकि आपको ये ट्रायगोनल प्लेनर जो है ये आपको sp2 के कारण आता है, तो ये आपका sp हो गया। अब बात आई कि ये जो आपको दिख रहा पार्ट, येलो इस पार्ट, ये आपके कौन से ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा? p और d ऑर्बिटल का आपको कॉम्बिनेशन होता हुआ दिखेगा। बोलो बात सही है, ये भी आप एग्री करोगे, ठीक है। अब बात आती है ना कि सर कि ये पीडी में अगर मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा प्लेन अगर एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो आप अगर एक्स वाई पे लाई कर रहा होगा तो आपको यहाँ पे पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल तो इसका यहीं पे यूज हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे बचा कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे होगा? आपको एक तो आपको पी जेड ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, एक तो पी जेड ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, और दूसरा यहाँ पे कौन सा जेड ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा? आपको डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आपको यहाँ पे यूज हो रहा होगा। बात सही है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कभी पूछा जा सकता है कि आखिर पीडी ऑर्बिटल में किस डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है और मान के चलते सिंप्लिसिटी के लिए एक्स वाई प्लेन है, तो ये कौन सा होगा? आपका ऑर्बिटल पी जेड होगा, और इसके साथ इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड आपके कौन से डी ऑर्बिटल्स होंगे? तो वो डी जेड स्क्वायर हो सकते हैं। शायद आप एग्री करोगे कि डी जेड स्क्वायर की लोब्स आपके कहां पे लाई करते हैं? ये लाई करते हैं अलोंग, ये कहाँ लाई करते हैं? अलोंग जेड एक्सिस आपको लाई करते हुए दिखते होंगे। बोलो हाँ ठीक है, ये भी कुछ थोड़ा पल्ले पड़ा, तो ये अपने आप में एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इससे क्या हो गया, ठीक है, इससे बेंड रूल का क्या लेना है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करूं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करके आपको बताऊं, शायद आप एग्री करोगे, यहाँ पे आप एग्री यहाँ पे 100% करोगे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर ये sp3 दो कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है, क्या आप बोल सकते हो कि इस दोनों कंपोनेंट में किस केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि आपका sp2 में हैज हायर परसेंटेज एस कैरेक्टर। बोलोगे कि हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इस ऑर्बिटल का कितना होता है? 33%। आपको पी डी के केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में परसेंटेज कैरेक्टर तो आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे इस केस में हैज लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज कैरेक्टर बड़ी आसानी से बोल सकते हैं ये बात, ठीक है। आपको समझ में आया कि परसेंटेज कैरेक्टर कम है। तो अब अगर हम लोग बेंट रूल पे चलें, बेंट रूल पे अगर हम लोग स्टार्टिंग में चलें, तो हमने ये चीज पढ़ा था कि भाई कि ऐसा है कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें कौन से एलिमेंट कनेक्ट होंगे? जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको जिस ऑर्बिटल का ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट ट्राई टू अटैच विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट। तो अगर मैं बोलूं कि इस ऑर्बिटल से आपके कौन से एलिमेंट कनेक्ट होना चाहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेस, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा? इससे कनेक्ट होना चाहेगा। बोलो कि ठीक है सर ये पल्ले पड़ा, ये कहां से आया? ये एग्जैक्टली बेंट रूल का करना है। अच्छा, इसका मतलब इस ऑर्बिटल में जो पीडी ऑर्बिटल, इसमें कौन से एलिमेंट कनेक्ट होगा? विच हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, विच हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बोलो कि ठीक है सर, ये भी मान के चलता हूँ कि एग्री करता हूँ कि ये बेंट रूल से हमने पढ़ा है। बस ये अगर हो गया तो काम खत्म आपका। बोलोगे कि अब कैसे इसको हम लोग कंक्लूड करें? जैसे मान के चलो आपको बोला जाए, ये मान के चलो P है, इसका मान के चलो ये प्लेनर, ये कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एबव एक्सिस बिलो एक्सिस वाला कंपोनेंट मान के चलो मैं बना रहा हूँ कि इसका एबव एक्सिस कंपोनेंट आपको ये है और बिलो एक्सिस कंपोनेंट इसका ये है, ठीक है। अब तो एक एग्री करोगे कि ग्रीन और ब्लैक वाले में किस ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि सर ये ब्लैक वाले का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर मुझे ये कनेक्ट करना है, याद है मुझे कौन सा कंपोनेंट का बनाना था? तो हम लोग को बनाना था PF3Cl2 बनाना था। तो अगर ब्लैक वाले मोर परसेंटेज कैरेक्टर है तो ब्लैक वाले में वो एलिमेंट कनेक्ट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो बता सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी? आप बोलोगे क्लोरीन की। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कनेक्ट होगा? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कनेक्ट होगा? क्लोरीन।
यहाँ पे भी कौन कनेक्ट होगा? क्लोरीन। क्या और क्लोरीन है क्या? नहीं। अब बचे फ्लोरीन। अब मजबूरी है कि जहां पे आप फ्लोरीन लगाओगे तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपने फ्लोरीन इसको कनेक्ट कर दिया। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ PF3Cl2। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर किसका होता है? PF3Cl2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखना, बहुत बच्चे इमोशंस में आके F को नीचे अरेंज कर देंगे और Cl को ऊपर। क्यों? क्योंकि लगता है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर वैसा नहीं होगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये क्या है? आपको ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बोलो बात सही है? ठीक है सर, ये चीज समझ में आएगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उस केस में इसका डायग्राम कैसा होगा, तो इस केस में इसका डायग्राम ऐसा होगा। यहां तक सही है? ठीक है, चलिए अब ये अगर हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, अब एक मुझे इसके आगे नोट करके एक मुझे पॉइंट लिख देना है जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी कभी होता है ना, आप ये तो बनाए भी होगे, आप तो ये बनाए होंगे कि आप ये पढ़े होंगे कि कोई कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड पेयर्स के अलावा आपके कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कनेक्टेड होते हैं, ये तो आपको पता है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये मैं नोट करके लिखवा रहा हूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज connected with the orbital connected with the orbital which has more percentage s character, which has more percentage s character। ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं वो एग्जांपल मैच कर रहा है नहीं। जैसे मान के चलो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने लिया SF4। हमने कौन सा ले लिया एग्जांपल? मान के चलो SF4 का लिया। क्या आप बता सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। बोलो, ये तो निकालने आता है। क्यों? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 मोनोवेलेंट है, तो 6 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5। और ये अगर 5 होता है एक्स फैक्टर तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d। ठीक है, अब देखो अगर इस केस में देखोगे तो इस केस में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4, और आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 1। बोलो, एग्री करते हो? ठीक है, तो अब बात है कि ठीक है, हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो देखो, एक चीज तो है कि सबसे पहले ना आप इसका ये एरो बना लो कि एस, ये आपके ये बन गए 3 एक प्लेन वाले, और मैं दूसरे प्लेन वाले को अलग कलर से बनाता हूं ताकि आपको दिखने में सहूलियत होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने ये अरेंज कर दिया, क्या आप बता सकते हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले और ग्रीन वाले में कहां पे अटैच होगा? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा उस जगह पे कनेक्ट होता है जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है? ग्रीन का या ब्लू वाले का? तो आप बोलोगे सर ग्रीन वाले का ज्यादा है। तो आप क्या करो ना, एक लोन पेयर को क्या कर दो, यहाँ पे अरेंज कर दिया हमने अरेंज। अब बाकी बचे कितने? बाकी बचे आपके सारे एलिमेंट अलग अलग। तो अब 4 फ्लोरीन को आप जहां मन करे, बाकी जहां लोकेशन दिखे, आप उसको क्या करो, अरेंज करना शुरू कर दो। ठीक है, यहां तक सही। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब देखो, अब बोला था कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम क्या देंगे? तो नाम को ध्यान याद लिखने के लिए आपको ये मैंने बताया भी है कि नाम को लिखने में हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ढक देना है, इग्नोर करना है। अब बहुतों को लगता होगा क्यों ढक दें? अब आप ही सोचो यार कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यार, उसका कुछ शेप होता है क्या? कुछ शेप नहीं होता है। तो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कुछ आप एक उसका एग्जैक्ट शेप कंसीडर नहीं कर सकते, तो आप इसीलिए सिंपलिसिटी के लिए उसको क्या करते हो, ढक देते हो। और इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में इसका आपको आंसर क्या आता हुआ दिखेगा? इस केस में इसका आंसर सीसॉ स्ट्रक्चर आता हुआ दिखेगा। तो मुझे आपको स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे बनाओ, लेकिन हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि आप इस पॉइंट का एप्लीकेशन आप पढ़ते हो। बोलो ठीक है सर, ये भी मतलब समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो ये एक आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर हम लोग इसको किस बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं और किस बेसिस पे इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार जल्दी से इसको आप लोग रिव्यू कर लो कि क्या मैं बताया हूँ। इसके जस्ट हम लोग अभी इसके आगे इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें कि इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसका सेकंड एप्लीकेशन। जैसे हम लोग सेकंड एप्लीकेशन यूज करते हैं, मान के चलो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, मतलब कंपेयर करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ मुझे क्या किसका कंपेयर करना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करना है। जैसे मान के चलो आपको दे दिया जाए कि एक आपके पास दे दिया जाए N2H4, एक आपको दे दिया जाए N2F4। आपको बोला गया है कि इस केस में मान के चलो N जो बॉन्ड है, N जो बॉन्ड है दोनों केस में, उसके बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, आप लॉजिक खाली समझो। जैसे मान के चलो अगर मैं N2H4 बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, N, ये H, ये H, ये आपका H और ये आपका H। बड़ा सिंपल सा है। तो N2F4 का कैसे बन जाएगा, N, ये आपका F, ये आपका अगेन F, ये आपका F और ये आपका F। ठीक है, आपको कंपेयर करना है कि इस दोनों N बॉन्ड में कौन सा N बॉन्ड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करना शुरू करें तो किस बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम लोग देख सकते हैं, या फिर बॉन्ड लेंथ भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे, प्रोसीड देखना। तो आपको पता है कि यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर इस ऑर्बिटल से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया होगा। ये तो आप एग्री करोगे कि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। अगेन इसका भी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। शायद ये आप एग्री करोगे, क्यों, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन अगर किसी ऑर्बिटल में कनेक्टेड है तो जिसमें वो कनेक्ट होगा उसका परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ का परसेंटेज कैरेक्टर बना, इसका मतलब इधर का भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा और इसका भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। बोलो सही है। अगर बढ़ेगा तो आप ये एग्री करोगे कि इसका परसेंटेज, ये एन बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो क्या होता हुआ नजर आएगा, रिड्यूस। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता रहेगा, इसका रिड्यूस होता नजर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं दूसरा, अगर इधर देखो, अगर मैं इस केस में बात करूं, सेकंड वाले केस में, कि अगर फ्लोरीन अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, घट गया होगा। इस ऑर्बिटल का भी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हुआ होगा, घट गया होगा। तो अगर ऐसा कहानी चल रहा होगा तो यहाँ पे जो ये एन बॉन्ड है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल परसेंटेज एस कैरेक्टर तो फिक्स होंगे, तो कहीं घटा है तो कहीं पे बढ़ेगा। बोलो कि हाँ सर, ये भी मतलब सिंपल सा चीज है, आप ये चीज ऑब्जर्व भी करोगे। ठीक है, अब अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इस दोनों एटम ना एक दूसरे को एकदम खींचे हुए रहेंगे, एक दूसरे को बॉन्ड पकड़े हुए रहेंगे। और अगर ये पकड़े हुए रहेंगे तो आपको ये यहाँ पे जो एन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं N2F4 में और N2H4 में N बॉन्ड कंपेयर करूं तो N2F4 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N2H4 का। बोलो सही है, यहाँ तक सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड का ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपको ज्यादा होगा तो आप बोल सकते हो कि उस केस में उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो अगर मैं यहीं पे बॉन्ड लेंथ को आपको कंपेयर करवा दूं तो आप शायद एग्री करोगे कि N2H4 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N2F4, क्योंकि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल गया। तो बॉन्ड लेंथ की आप कहानी जानते हो कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ा ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड लेंथ कम उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये आप कहानी पता है। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है कि अगर उस ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ा, मतलब उस केस में परसेंटेज कैरेक्टर मींस वो दोनों एटम एक दूसरे से एकदम टाइटली हेल्ड रहेंगे, और टाइटली हेल्ड रहेंगे इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका क्या हो गया होगा,
बढ़ गया होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा होगा तो आप बोल सकते हो उसका बॉन्ड लेंथ घट गया होगा। तो N2H4 का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। N2F4 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली यही दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं, किसका, बेंट रूल का, और इसी दो एप्लीकेशन के बेसिस पे। हाँ, इसका एक जगह हम लोग और यूज करते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। टू कैलकुलेट hybridization of to calculate hybridization of odd electron species। इसको पढ़ने के लिए ना हम लोग बेंट रूल को कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग यूज करते हैं बेंट रूल, आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को फाइंड आउट करने में कैसे यूजफुल होता है, वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत इसको यूज करते हैं। तो वो एक अलग ही डोमेन होता है, कैसे हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो वो सही समय आने पर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि दो इसके एप्लीकेशन ध्यान रखना, कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उस बेसिस पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक इस टॉपिक के बारे में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तो अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, बेंट रूल के एप्लीकेशन बहुत होते हैं, लेकिन ब्रॉडली आपको समझाने के लिए मैंने दो इसका एप्लीकेशन लिया। इसके बाद का एप्लीकेशन आपको पढ़ने की इस स्टेज पे जरूरत नहीं है, आप उसको अलग टॉपिक के अंदर इसके एप्लीकेशन को इंक्लूड कर लो, स्पेसिफिक इसके बारे में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग इसको रहने थे, आप लोग इसको देखो, समझो और समझने पे ज्यादा ध्यान दो। इसका पहला स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा उसको निकालने में इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार पढ़िए, बाकी हम लोग इसके बाद देखते हैं। ओके, थैंक यू।